हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो देख रहे होंगे कि ये बॉटनी से जूलॉजी में कैसे पहुँच गई। इसका रीज़न ये है कि एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दो प्लीज़। सो तभी मैंने थोड़े टाइम के बाद मैं शुरू कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ तो हो ही गया है। तो मुझे लगा अब जो स्टूडेंट बोल रहा है, कोई लड़की बोल रही है, उसको जो है मैं यही पढ़ा देती हूँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। शुरू करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम शुरू करते हैं ऑक्सीजन से। ओके, कि हम जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हम लेते हैं सांस के थ्रू, उसमें एक गैस होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी सेल्स तक पहुंच के थ्रू दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी सेल्स तक पहुंच के वहाँ पे फूड को ब्रेक डाउन करती है, फूड की ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, उनकी ये ब्रेक डाउन करवाती है। और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। वो एनर्जी जो है हमारी वेरियस लाइफ प्रोसेस जो हम परफॉर्म करते हैं, वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ हम जो परफॉर्म करते हैं, उनमें वो एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। तो ये तो आ गया थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग सिंपली हम जो ये एयर ले रहे हैं अंदर और फ्रेश एयर ले रहे हैं, फाउल एयर छोड़ रहे हैं, वही ब्रीदिंग है। अब रेस्पिरेशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑक्सीजन कैसे सेल्स में जाके जो है वो, एक सिंपली बताया मैंने, ऑक्सीजन सेल्स में जाके फूड की ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी उससे बनती है। तो वही जो है वो रेस्पिरेशन है। अब ये ब्रीदिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल क्यों? क्योंकि हम आगे देखेंगे, जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें रिब्स, स्टर्नम, डायफ्राम, इनकी मूवमेंट्स की वजह से जो है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रही है। तो ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कैसे ऑक्सीजन सेल में पहुंच के फूड का ब्रेक डाउन करवाती है। इसके अलावा ब्रीदिंग में कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं बनती है, जबकि जो रेस्पिरेशन है इसमें एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और नंबर ऑफ एंजाइम्स भी रेस्पिरेशन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं शुरू करती हूँ कहाँ से? हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, नेजल पैसेज आ गया, फिर अंदर जो है जाके नेजल चैम्बर आ गया। नेजल चैम्बर कनेक्टेड होता है किसके साथ? फेरिंग्स के साथ। अब ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज है, किसके लिए? फूड पास होने के लिए और एयर पास होने के लिए। फूड चला जाएगा अपनी फूड पाइप में, राइट, और जो एयर है वो चली जाएगी हमारी कहाँ पे? विंड पाइप में। विंड पाइप की ओपनिंग जो है उसको बोलते हैं ग्लोटिस। और ग्लोटिस जो है उसको कवर करने के लिए एपिग्लोटिस होता है। और ये एपिग्लोटिस कब ग्लोटिस को कवर करता है? जब हम फूड जो है वो अंदर निगलते हैं, तब ये एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिस को कवर कर देता है ताकि फूड की एंट्री जो है विंड पाइप में ना हो जाए कहीं। अब उसके बाद आता है हमारे पास लेरिंग्स। ये जो लेरिंग्स है इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, राइट। ये इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये साउंड प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करता है और ये कनेक्टेड होता है ट्रैकिया से। ट्रैकिया जो कि एक ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब दिख रही है हमें, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये रिंग्स हैं। ये रिंग्स जो है वो पीछे की तरफ इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट रिंग्स जो है वो ये ट्रैकिया भी होते हैं। कार्टिलेजिनस की रिंग्स होते हैं ये, कार्टिलेजिनियस रिंग्स। और ये ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो जाता है फर्दर टू ब्रांचेस में, जिनको बोलते हैं ब्रोंकाई। एक को बोलेंगे हम ब्रोंकस और दो की बात जब होगी तो उनको बोलेंगे ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो है वो, एक तो आगे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में जब ये और इनकी ब्रांचिंग हो जाएगी तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई की जब फर्दर ब्रांचिंग हो जाएगी तो उसको बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई, ये टर्शरी ब्रोंकस। अब ये टर्शरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई ये क्या करते हैं? ये फर्दर जो है वो डिवाइड होते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस में आगे जाके, जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल, राइट। अब इसमें दो टर्म, ब्रोंक्यूल में दो टर्म
की तरफ ध्यान दो, क्योंकि हम एक जर्नल व्यू पढ़ रहे हैं इसका। ब्रोंकियोल में एक, जब ब्रोंकियोल की स्टार्टिंग हुई, मतलब जहाँ पे टर्शरी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल बना, तो उसको बोलेंगे हम, बनना शुरू हुआ उसको बोलेंगे, बनना शुरू हुआ या बना उसको बोलेंगे हम इनिशियल ब्रोंकियोल। और जब एंड में जाके, मैं आप आगे जाके एल्वियोलाई की बात करूंगी, तो उसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल, राइट। इनिशियल जो स्टार्टिंग में आया, मतलब बनने लगा भी ब्रोंकियोल, बना, और उसके बाद जब वो एंड है ब्रोंकियोल की कहानी का, उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल, पे जाके वो एंड होगी। अब ये जो ब्रोंकियोल है, ये फर्दर किसमें जाके एंड होगा, एल्वियोलाई में। ब्रोंकियोल जो है ये फर्दर स्मॉलर डक्ट्स बनाते हैं, और वो डक्ट्स जाके ओपन होती हैं किसमें, एल्वियोलाई में। ये एल्वियोलाई जो है वो मिनिएचर लंग भी इनको बोलते हैं। इनकी वॉल बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, और यहीं पे जाके ये एल्वियोलाई, ये बताया हुआ है मैंने, एक एल्वियोलाई, ये छोटा सा गोलू सा स्ट्रक्चर, ये इनकी वॉल बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, और यहाँ पे जाके जो है वो गैशियस एक्सचेंज होता है। मतलब जो हमने एयर ली अंदर, वो गई यहाँ पे हमारे एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से ये एयर जो है वो चली जाती है किसमें, ब्लड में। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी होती है, वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाती है, फिर पहुंच जाती है इधर एल्वियोलाई में। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से होके हमारे नोस्ट्रिल से होके, एक्सटर्नल नियरीज, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होके बाहर हो जाती है, राइट। अब हम बात करेंगे, ओके, अब ये जो मैंने एक बताया ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ब्रोंकाई प्लस ब्रोंकियोल प्लस एल्वियोलाई, ये मिलके बनाते हैं हमारे लंग्स, ओके। और ये लंग्स जो है, ये बताया हुआ है लंग, ब्रोंकाई प्लस ब्रोंकियोल प्लस एल्वियोलाई, इन्होंने लंग बना दिया। ये लंग फर्दर जो है वो कवर होते हैं किसके थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये दो होती हैं, और इनके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। ये जो मैंने रेड रेड डॉट बनाए हुए हैं दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब दो लंग्स जो होते हैं, एक ये बताया हुआ है, एक इस तरफ होगा, इनके बीच में जो है वो हर्ट होता है। हर्ट के दोनों तरफ, एक तरफ एक लंग लेफ्ट लंग, एक तरफ राइट लंग जो है वो सिचुएटेड होता है। और ये है डायफ्राम। डायफ्राम एक्चुअल में है क्या, डायफ्राम जो है ये मसल्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मीन्स ये कॉन्ट्रैक्शन, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है उसका एक बहुत मेन रोल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये हमारा आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। वो क्या है, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो हमारे एक्सटर्नल नियरीज से लेके हमारे जो जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होते हैं उन तक, मतलब एक्सटर्नल नियरीज से लेके ब्रोंकियोल तक का जो एरिया है, वहां से जो एयर मूव करती है, इसको बोलते हैं हमारा कंडक्टिंग पार्ट। अब दूसरा मैंने बताया रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो आप जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट क्या आया कि ये जो एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई की जो डक्ट है ये बनाते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। कैसे, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो एल्वियोलाई है इसी की मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो गैसेस हमने, जो एयर हमने ली, उसकी जो ऑक्सीजन है यहीं से वो जो है वो चली जाएगी किसमें, ब्लड में। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है, मतलब जो सेल्स में प्रोसेस होने, सेल्स में रेस्पिरेटरी प्रोसेस होने के बाद, फूड की ब्रेक डाउन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बनी है, रिलीज हुई है, वो फिर से ब्लड यहाँ पे आके छोड़ देता है इन्हीं एल्वियोलाई में। अब ये जो एल्वियोलाई हैं ये दो लंग्स में मिला के 300 मिलियंस तक जो है वो इनका नंबर जो है वो हो सकता है इन एल्वियोलाई का। ये हो गया हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में एक होती है टर्म इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन सिंपली इनटेक ऑफ एयर, और एक्सपिरेशन जो है वो एक्सपेल करना एयर को, मीन्स वो होती है एक्सपिरेशन। सो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात करने से पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग
की बात करने से पहले इसमें भी दो बातें जो है वो मेन है। क्या? एक होती है थोरैसिक वॉल्यूम और एक होती है पल्मोनरी वॉल्यूम। जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। कैसे? जो हमारी रिब्स होती हैं प्लस जो स्टर्नम है और हमारी जो बैकबोन है, बैकबोन का स्पेशली जो हमारे बैकबोन के वर्टिब्रा होते हैं, थोरैसिक वाले वर्टिब्रा, थोरैसिक वाले वर्टिब्रा आ गई। ये हमारा जो है वो स्टर्नम आ गया, स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच हैं वो आ गई। तो इन्होंने एक वॉल्यूम बना दी। नीचे हमारा डायफ्राम आ गया, इसने जो है वो इन चारों ने मिलके जो है एक वॉल्यूम बनाई, उसको बोलते हैं थोरैसिक वॉल्यूम। उसी थोरैसिक वॉल्यूम में हमारे लंग्स भी हैं। अब ये थोरैसिक वॉल्यूम जो है ये पल्मोनरी वॉल्यूम को अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, और उसी की वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है वो होते हैं। देखते हैं अब आगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन कैसे होती है। जब इंस्पिरेशन स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, तो ये जो डायफ्राम बनाए हैं, ये मैंने डायफ्राम वाली मतलब मसल्स बताई हुई हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कैसे? नीचे की तरफ ऐसे करेगी कॉन्ट्रैक्ट। जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एंटीरो पोस्टीरियरली जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी, राइट? एंटीरो पोस्टीरियरली वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगी, मीन्स बढ़ेगी। और ये जो रिब्स होती हैं, रिब्स और स्टर्नम होता है, इनके बीच में होती हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे? ये जो रिब्स के बीच में होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती हैं? जो रिब्स के बीच में होती हैं वो रिब्स को ऊपर उठाएंगी, उनकी हेल्प से रिब्स जो है वो ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर की तरफ। मैंने एरो बताए हुए हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ, ये रिब्स ऊपर की तरफ, स्टर्नम ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ उठे तो डोर्सो वेंट्रली स्पेस जो है वो बढ़ा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुई। तो ऐसे एंटीरो पोस्टीरियरली वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुई, किसकी वजह से? डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और डोर्सो वेंट्रली जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई वो रिब्स और स्टर्नम की मूवमेंट से हुई। तो क्या होगा जब ये वॉल्यूम इंक्रीज हुई मतलब स्पेस इंक्रीज हुआ, स्पेस इंक्रीज होगा तो इसमें जो एयर है उसको थोड़ा और ज़्यादा स्पेस मिल गया फैलने के लिए, मतलब यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो गया, प्रेशर, एयर का प्रेशर कम हो गया, जिसको बोलते हैं लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब कम हुआ तो आपको पता ही होगा एयर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन जो है वो एक प्रोसेस होती है, उसमें जो है वो एयर पार्टिकल जो है वो जहाँ पे ज़्यादा होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। वैसे ही सिमिलरली एयर जो है उसमें जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। कैसे? यहाँ पे मैंने बताया कि जब वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो प्रेशर जो है वो यहाँ पे कम हो गया, एयर का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। मतलब किसके कंपैरिजन में कम हो गया? बाहर जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसके कंपैरिजन में प्रेशर जो है वो अंदर कम हो गया, तो बाहर की एयर अंदर की तरफ मूव हुई और एयर एंटर होगी हमारे लंग्स में। तो उस प्रोसेस जब एयर हमारे लंग्स में चली गई तो उसको हमने क्या बोला? इंस्पिरेशन। सिमिलरली एक्सपिरेशन कैसे होती है? ये तो हमारी आ गई इंस्पिरेशन, ये डायग्राम सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए है। दूसरी आती है हमारी एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन हो गई, इंस्पिरेशन। दूसरी टर्म आएगी हमारी एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन, अब एक्सपिरेशन देखते हैं कैसे होती है। जब ये तो हो गया, एयर अंदर हो गई, इंस्पिरेशन हो गई। अब ये डायफ्राम जो है फिर से वो रिलैक्स, इसकी मसल्स फिर से रिलैक्स हो जाएंगी, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। रिब्स और स्टर्नम जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फिर से रिब्स और स्टर्नम अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगा, तो एयर जो है वो उसके लिए भी स्पेस कम हो गया। अब जो अंदर एयर है उसके लिए स्पेस कम हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एयर जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी और उसी को हम बोलेंगे एक्सपिरेशन। तो ये था हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो हो गया हमारा किसमें? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। सो आज के लिए इतना ही।
होप सो कि 2 वीडियोस और बनेंगी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।